Hello everyone, welcome to Legal Narrative. I am राजीव रंजन सिंह और हम लोग आज सॉल्व करेंगे 2023 का PYQ। 2023 का PYQ हमने इससे पहले कौन कौन से साल का PYQ सॉल्व कर लिया है। 2024 का कर लिया है, 2025 का कर लिया है। अब इसके बाद बचेगा बस 2022 का, तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस एक जगह रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी रिवीजन करने में। आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। कौन से साल का? 2023 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल के अंडर काम नहीं करता है? लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज करता है, गुड फेथ करता है, ड्यू डिलीजेंस भी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्वेश्चन में कह रहा था डज नॉट वर्क, कह रहा था क्या कह रहा था? डज नॉट वर्क कह रहा था, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी सेलेक्ट किया। इन तीनों के अंडर तो काम करता है, ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये फर्स्ट का 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द फेमस केस ऑफ हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल इज रिलेटेड टू। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस है, आप सबको पता होगा किस चीज़ से रिलेट करता है ये? डैमेजेस का केस है, यानी कि कंपनसेशन का केस है। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काफ़ी आसान सा हो गया, ये तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको सेक्शन वाइज अरेंज करना है। बेलमेंट, बेलमेंट कितना से शुरू है? 148 से ऑनवर्ड्स। 148 से शुरू है। प्लेज, प्लेज कहाँ से शुरू है? 172 से शुरू है प्लेज। ठीक है। एजेंसी कहाँ से शुरू है? वो 182 प्लस एजेंसी है। और इंडेमनिटी गारंटी, इंडेमनिटी कहाँ से शुरू है? 124। और गारंटी 126, क्योंकि दो ही सेक्शन है इंडेमनिटी में। ठीक है। तो अब आप आसानी से इसको सजा सकते हैं कि सबसे पहले कौन होगा। तो सबसे पहले इंडेमनिटी हो जा रहा है, फिर हो गया कौन? गारंटी हो जा रहा है, फिर हो गया कौन? बेलमेंट हो जा रहा है, फिर हो गया प्लेस हो जा रहा है, और लास्ट में हो जा रहा है एजेंसी। एजेंसी जो है वो फिफ्थ पे आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम डज नॉट बिलोंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का मैक्सिम इनमें से कौन नहीं है? डज नॉट पे फोकस कीजिए। इंजुरिया सीने डैमनम सबको पता है कि एक मैक्सिम है। वॉलेंटाइन अनफिट इंजुरिया भी है। ये उटलाइट पेंडेंट ये नहीं है। कोई फेसिट परिलियम फेसिट पर से भी है। तो करेक्ट आंसर हो गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, थर्ड। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के विद इन नहीं आता है भाई। नेग्लिजेंस तो आता ही आता है, वाइकरियस लाइबिलिटी तो आता ही आता है। ये कल्पेबल होमिसाइड तो भाई साहब आईपीसी बीएनएस के अंडर ऑफेंस है। नुइसेंस जो है वो टॉर्ट भी ऑफेंस है। नुइसेंस जो होता है पब्लिक नुइसेंस, ये बीएनएस के अंडर भी ऑफेंस है। बट ये टॉर्ट भी है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, ये दोनों ही बीएनएस का ऑफेंस है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। एसर्शन ए कर रहा है एक्स ओपन्स होटल इन फ्रंट ऑफ जेड्स होटल, उसके सामने खोल देता है। ऑल द कस्टमर्स ऑफ जेड पैट्रोनाइज एक्स। ये सब हम लोग किस चीज़ का क्वेश्चन देख रहे हैं? आपको समझ में आ ही रहा है, टॉट का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सब अभी लाइन से सब क्या चल रहा है? टॉट का चल रहा है। ये ऊपर कंट्रैक्ट था, उसके बाद टॉट था, ये भी टॉट था, अभी फिर से टॉट का क्वेश्चन है। तो सब अरेंज्ड मैनर में है। एक होटल ओपन कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा किसके से रिलेट कर रहा है। स्कूल के सामने स्कूल खोल दिया था। दिस इज अ लैटिन मैक्सिम डैमनम सीने इंजुरिया। डैमनम सीने इंजुरिया कह रहा है, यानी कि डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी, मतलब मॉनेटरी डैमेज तो हुआ है लेकिन लीगल इंजुरी नहीं हुआ है। तो बात सही है यहाँ पे, ये भी स्टेटमेंट सही है और रीज़न भी उसका सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोथ हिज रीजन ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस था वो। 7th नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स सेलेक्ट करना है। पहले कह रहा है कि लाइबल इज डिफेमेशन इन परमानेंट फॉर्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये।
उसके बाद कह रहा है कि स्लैंडर इज डिफेमेशन इन ट्रांजिएट फॉर्म, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि लाइबल इज ए क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल एज ए सिविल रॉन्ग, ये भी सही है, दोनों ही ऑफेंस है। ये टॉर्ट के अंडर भी ऑफेंस है और ये मतलब टॉर्ट के अंडर भी सिविल रॉन्ग है और आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस है, मतलब बीएनएस के अंडर भी ऑफेंस है। फिर कह रहा है कि अंडर इंडियन लॉ ओनली लाइबल इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, ये तो गलत बात हो गया, ऐसा नहीं है। स्लैंडर इज ए क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल एज सिविल रॉन्ग नहीं, ठीक है। तो कौन आंसर हो गया इसका? थर्ड हो गया ए बी सी, ए बी सी तीनों ही सही है। बढ़ते हैं आगे हम अब 8th क्वेश्चन पे। टू इस्टेब्लिश जनरल नेग्लिजेंस द क्लेमेंट मस्ट प्रूव, क्लेमेंट को क्या प्रूव करना जरूरी है? क्या के लिए? नेग्लिजेंस के लिए। कह रहा है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, डेफिनेटली ये प्रूव करना जरूरी है कि ड्यूटी का ब्रीच हुआ है। और क्लेमेंट ओज और ड्यूटी ऑफ केयर, ये भी सबसे पहले ही प्रूव करना होता है। फिर कह रहा है कि ब्रीच, ये क्लेमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो मैं डिफेंडेंट ओज करेगा ना, इसको मिटाइए। पहला जो है वो सही है, ये क्लेमेंट ओज ड्यूटी ऑफ केयर है, क्लेमेंट नहीं वो करता है, डिफेंडेंट वो करता है। तो डिफेंडेंट की ड्यूटी है ना कि उसको केयर करना था और वो अपने ड्यूटी में फेल रहेगा और उस फेल होने के कारण सामने वाले को इंजरी होगा, तब जाके आप जानते हैं कि तब जाके क्या होता है? नेग्लिजेंस होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर तीसरा कह रहा है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर बाई क्लेमेंट, भाई क्लेमेंट क्यों करेगा ब्रीच ऑफ ड्यूटी? ये भी क्लेमेंट मतलब जो क्लेम कर रहा है उसने थोड़ी ब्रीच किया है। फिर डी कह रहा है कि और डिफेंडेंट ओज ड्यूटी ऑफ केयर टू क्लेमेंट, डेफिनेटली डिफेंडेंट वो करता है। फिर कह रहा है कि डैमेज रिजल्टेड फ्रॉम विच, डैमेज रिजल्ट करता है। बता दिया मैंने तीनों कि पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि ये होता है सबसे पहला रिक्वायरमेंट कि डिफेंडेंट जो है एक ड्यूटी ऑफ केयर वो करता है। फिर कह रहा है कि दूसरा स्थान पर आता है कि ये आता है, यानी कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, उसी ड्यूटी को उसने ब्रीच कर दिया होता है। फिर थर्ड स्थान पे आता है कि उस ब्रीच के कारण डैमेज हुआ है, और तब कमिट हो जाता है क्या? नेग्लिजेंस कमिट हो जाता है, जनरल नेग्लिजेंस। ठीक है, आप समझ गए कौन कौन सा करेक्ट हो गया? तो आप मार्क कर लीजिएगा, ए डी ई है, ए डी किस में? इसमें है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विथ इन्वायरमेंटल लॉ? भाई इन्वायरमेंटल लॉ से कनेक्टेड कौन सा प्रिंसिपल है? पॉल्यूटर प्रिंसिपल जो है डेफिनेटली कनेक्टेड टू इन्वायरमेंटल लॉ है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी है, इंटर जनरेशनल इक्विटी भी है, ये भी है, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये नहीं है भाई साहब। तो कौन कौन हो गया? ए बी सी किस में है? ए बी सी, ए बी सी ओनली, थर्ड ऑप्शन। ये तीनों ही किसके रिलेटेड प्रिंसिपल है? इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड प्रिंसिपल है। ठीक है, 10th में आते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम कितना भाई? तो 3 साल किधर दिया है? सेकंड में दिया है। आगे बढ़ते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑब्जर्व दैट इक्वलिटी इज एंटीथेटिक टू आर्बिट्रेरीनेस? बहुत ही पॉपुलर केस है, बहुत ही पॉपुलर केस है। कौन सा है? ईपी रोयप्पा का केस है, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आगे आते हैं 12th पे। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंडीशन नीड नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर ए रिलीजियस डेनोमिनेशन? कौन सा सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है? कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिस्टिंक्टिव नेम भी होता है, रिकॉग्निशन बाई स्टेट ये नहीं, सिस्टम ऑफ बिलीव भी होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रिकॉग्निशन बाई स्टेट। देखिए नीड नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, नीड नॉट, इसलिए थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया? फिर हो गया नॉट रिलेटेड टू, ट्रिब्यूनल का केस नहीं है, नॉट वाले पे। संपत कुमार तो भाई साहब बहुत ही पॉपुलर केस है ट्रिब्यूनल का, ये है केस। ठीक है, एल चंद्रा कुमार तो है ही, ओवररूल कर दिया गया था उस केस को। संपत कुमार को ओवररूल किया गया था एल चंद्रा कुमार में, और कहा गया था हाईकोर्ट का भी सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। ओम कुमार भाई साहब नहीं है, रोजर मैथ्यू का भी केस है। तो करेक्ट आंसर हो गया ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए आते हैं 14th पे, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्वेश्चन सारे सॉल्व। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज नॉट चैलेंज्ड इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? कौन सा चैलेंज नहीं हुआ था? तो इसमें 77th दिया हुआ था भाई, 81st भी हुआ था, 85th भी हुआ था, 86th हो जाएगा करेक्ट आंसर, 86th।
86 अमेंडमेंट, देखिए फिर ध्यान दीजिए नॉट लिखा हुआ है इसलिए मैं 86 किया हूँ, ये सारे चैलेंज हुए थे, नॉट चैलेंज इसलिए 86 किया हूँ, नॉट पे हमेशा ध्यान दिए रहिए। 15th क्वेश्चन आते हैं हम कि आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 33 की बात करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स पार्लियामेंट टू, क्या के लिए इम्पावर करता है, क्या के लिए इम्पावर करता है, तो 33 और 34 आप सभी को याद रहेंगे। 33 जो है वो आर्म्ड फोर्स से रिलेट करता है और 34 मार्शल लॉ से रिलेट करता है। तो कहाँ है आर्म्ड फोर्स इसमें, यहाँ दिया हुआ है, मोडिफाई फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्स, बहुत ही आसान है। और 34 रहता तो किससे रिलेट करता, मार्शल लॉ से रिलेट करता। 16th आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज द 9th शेड्यूल केस। 9th शेड्यूल केस सभी को पता होगा, किसको नहीं पता होगा भाई, IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसको भी नहीं पता होगा भाई साहब रट के रखिए, रट के रखिए, ठीक है। IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आते हैं, बड़ा ही देखिए आसान आसान सा केस पूछा हुआ है, विच सुप्रीम कोर्ट डिसीजन डज नॉट डील विथ यूसीसी। यूसीसी से क्या कर रहा है, डज नॉट डील विथ मतलब नहीं डील करता है। साहबानो भाई साहब, साहबानो में तो कहाँ ही गया था कि यूसीसी अप्लाई करे, सुप्रीम कोर्ट अर्ज किया था। सेल्वी का केस इसमें दे दिया है, देखिए सेल्वी का केस किससे से रिलेट करता है भाई, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है। किसका केस है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का केस है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का केस है, जिसमें कहा गया था कि ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सभी को पता होगा। सरला मुदगल में भी कहा गया था, ओके नहीं कहना हमें चुनना है तो मैं कहना कर दिया, तो सेल्वी में तो नहीं कहा गया था और सरला मुदगल में कहा गया था, ये वलमोटम में भी कहा गया था। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि डज नॉट डील विथ, ओके। आगे बढ़ते हैं, 18th पाते हैं, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन, कब फोर्स में आया था, तो 16 जनवरी 2014 को आया था। कहाँ है 16 जनवरी 2014, यहाँ है, 4th नंबर पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विच केस इज रिगार्डेड एज द बाइबल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कौन सा पॉपुलर केस है, कौन सा पॉपुलर केस है, कहाँ है, दिल्ली लॉज एक्ट, यहाँ पे है, इन रे दिल्ली लॉज एक्ट, ये केस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बाइबल कहा जाता है, इसको बहुत ही लैंडमार्क केस है, याद रखेंगे आप सभी। इन रे दिल्ली लॉज एक्ट। 20th पे आते हैं हम, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन आ गया। एसर्सन कह रहा है कि इंडिया दैट इज हर शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, सही बात है भाई साहब, स्टेट्स हैव द राइट टू सीसीड, गलत बात है भाई साहब। तो एसर्सन ए इज करेक्ट हो गया एंड आर इज फॉल्स हो गया, कहाँ पे है, यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर से एक एसर्सन रीजन कह रहा है कि लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्ट, सही बात है, अच्छी बात कह दिया। द एम ऑफ लॉ इज टू सिक्योर जस्टिस, बात तो अच्छी ये भी कहा है, लेकिन क्या दोनों में कोई खास नेक्सस दिख रहा है, क्या दोनों में कोई खास कनेक्शन दिख रहा है, नहीं हमें तो नहीं दिख रहा है, तो इसको ये कर देते हैं सेकंड, कि दोनों भाई साहब सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फिर से आगे असर्शन रीज़न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी, सही बात है, तभी तो केस होता है उसके नाम से। फिर कह रहा है कि इट कैन बी सू और सू, देखिए जो भी मैंने कहा वही दे भी दिया एक्सप्लेनेशन, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी है यानी वो खुद के नाम से सू कर सकता है और सूड हो सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया आप पढ़ते ही हैं केस है, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये सू भी कर सकता है, सूड भी हो सकता है, तो दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हो जाएगा आंसर 1, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आइए आगे देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट 1 2, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरालिटी, ये भी सही बात है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है, कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट, 1 हो गया। आते हैं 24th पे, कह रहा है कि रेप ऑफ ए गर्ल बिलो 12 ईयर इज पनिशेबल विथ डेथ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, डेथ का पनिशमेंट मिल सकता है। गैंग रेप ऑफ अ गर्ल बिलो 16 ईयर इज पनिशेबल विद डेथ, ये कंपल्सरी नहीं है, ओके, क्योंकि ये अगर 18 होता तो ये भी सही हो जाता, तो ये गलत हो गया,
तो किस में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, थर्ड में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कि एन 8th जज बेंच डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। भैया ये तो 5 जज का बेंच का ज़रूरत होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसको गलत काट देता हूँ, क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अपीलाइज टू सुप्रीम कोर्ट वेयर हाई कोर्ट रिवर्सेस एक्विटल एंड अवार्ड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये तो सही बात है। तो किधर है, 1 इज़ फॉल्स, 2 करेक्ट, फोर्थ में है। 1 सेकेंड, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, डेथ नहीं दिया हुआ है। ओफ, कहाँ गया रबर। कह रहा है कि अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट वेयर हाई कोर्ट रिवर्सेस एक्विटल एंड अवार्ड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, अगर डेथ अवार्ड करता, अगर इसके जगह पे क्या होता, डेथ होता, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसलिए गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एन 8th जज बेंच डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। एन 8th जज बेंच डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ओके। यहाँ पे मिनिमम 5 जज तो होता है, लेकिन ये मिनिमम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो कह रहा है कि 8 जज बेंच कोई डिसाइड कर रहा है, तो 8 तो 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी सही ही होना चाहिए, क्योंकि मैं मिनिमम समझ लिया था इसको, मिनिमम 5 जज चाहिए होता है बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए, और 8 जज बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा कितना भी रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही होगा। तो ये उल्टा ही हो गया, स्टेटमेंट 1 ही सही हो गया और 2 ही गलत हो गया। कहाँ है ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, यहाँ पे है। आते हैं, समझ गए ना आप सभी। 8 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए मैंने उसको करेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो डेफिनेटली ये गलत होगा ही। पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट टू द, ऐसे इसलिए कहते हैं, अगर क्वेश्चन को कॉन्शियसली ना पढ़ा जाए तो सही जानते हुए भी आप गलत कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। कहीं भी अगर नॉट वर्ड लिखा हुआ है तो उसको सही से पढ़ना चाहिए, या कोई प्रोवाइजो टाइप का है, यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज़ किया जाता तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन वो भी सही हो गया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट टू द एग्जीक्यूटिव, क्या डेलीगेट नहीं कर सकता है, क्या डेलीगेट नहीं कर सकता है। तो पहले कह रहा है कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, बिल्कुल ये डेलीगेट नहीं कर सकता है। फिर कह रहा है कि नॉन एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, ये तो डेलीगेट किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि पावर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी, ये कैसे डेलीगेट करेगा भाई, पॉलिसी बनाने का काम कैसे डेलीगेट कर देगा। फिर कह रहा है कि पावर टू रिपील लॉ, ये भी तो पार्लियामेंट का मेन काम है ना, ये सब कैसे डेलीगेट करेगा। तो ए सी डी डेलीगेट नहीं कर सकता है, कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया है। ए सी डी डेलीगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत मेन काम है। एसेंशियल पावर कैसे डेलीगेट कर सकता है, फिर लेजिस्लेटिव पॉलिसी बनाने का कैसे कर सकता है, रिपील करने का पावर भाई डेलीगेट कैसे करेगा, वो सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, 27th पे आते हैं। 27th का क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ डिवोर्स विच हैज़ बीन स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सायरा बानो। भाई ये कितना ही आसान क्वेश्चन हो गया। तलाक उल बिदत या तलाक ए बिदत किधर है, यहाँ पे है। कमेंट में लिखिए आप लोग कि कितना के रेशियो से हुआ था, रेशियो ऑफ जजमेंट क्या था, बताइए कमेंट में आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोविजंस related to plea bargaining added to the CRPC 1973 by the Criminal Law Amendment Act 2006 are कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो ए से एल तक है, ये हो गया। थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सही से करते हैं, ए से एल तक। ओके ओके ओके, 29th पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच केस इज नॉट रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, बताइए। मैं आप सभी को जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें इम्पॉर्टेंट जजमेंट का रेशियो भी देने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो उसमें ये भी याद रखना होता है कि किस रेशियो में पास हुआ, वो कितने लोग मेजॉरिटी थे और कितने लोग जो है डिसेंडिंग ओपिनियन था उनका। और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेज होते हैं तो उसमें जज का नाम भी याद रखना होता है, जज का नाम, कि कौन से चीफ जस्टिस थे उस समय,
या कौन बेंच को लीड कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर जजमेंट होते हैं उसके जज के नाम भी पूछ लिया करता है। तो उसका भी मैं एक PDF दूंगा जिसमें आप लोग याद कर लेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कुछ 10-15 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उसमें कौन सा जज प्रिजाइड कर रहे थे, और जो 10-15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं जैसे केशवानंदा भारती ही हो गया, तो आपको याद होना चाहिए किस रेशियो में जजमेंट पास हुआ था, तो उसका जजमेंट का रेशियो क्या है। और ये कहाँ प्रोवाइड हो रहा है, क्रैश कोर्स में। जिनको भी नहीं पता है वो देख लीजिए, फ्री क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं। फ्री क्रैश कोर्स किस चीज़ के लिए, CVT LLM के लिए। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है, या इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और वो फ्री क्रैश कोर्स है, उसके लिए आपको पैसे नहीं लगने हैं। पैसे आपके लगेंगे कब, जब आप एक्स्ट्रा आपको कुछ चाहिए होगा, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए होगा और आपको नोट्स चाहिए होगा हिंदी इंग्लिश में, या आपको क्या चाहिए होगा, आपको MCQs चाहिए होगा सारे सब्जेक्ट के MCQ हिंदी इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए होगा जो कि CVT LLM के लिए स्पेशली बनाया गया हुआ है, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मतलब आप लाइव अटेंड कर सकते हैं फ्री में। ये फ्री है रिकॉर्डेड लेक्चर, कब, जब आप लाइव अटेंड करेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा आपको। वो रिकॉर्डिंग तब दिया जाएगा जब आप इस पेड कोर्स को परचेज करेंगे, तब दिया जाएगा, नहीं तो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं फ्री में। ओके, तो ज्वाइन होने के लिए आप 6207734309 पे मैसेज कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन पढ़ा था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच केस इज नॉट रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन से के राइट से रिलेट नहीं कर रहा होता है। जोगिंदर कुमार तो करता है, बहुत ही पॉपुलर केस है। DK बासु तो है, ये सबको ही पता है। अरनेश कुमार भाई साहब है कि नहीं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गया है, अर्नेस ARNESS अर्नेश कुमार होगा। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है केस भाई, राइट्स ऑफ एक्यूज पर्सन से रिलेटेड या अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड। और कौन सा नहीं है, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह किस चीज़ से रिलेट करता है भाई, बच्चन सिंह कोई कमेंट में लिखे किस चीज़ से रिलेट करने वाला, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जजमेंट है। यहाँ पे तो नॉट था इसलिए सिलेक्ट कर दिया, अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड नहीं करता था इसलिए बच्चन सिंह हो गया। ये तीनों ही केस अरेस्टेड पर्सन का है, बच्चन सिंह नहीं है। तो बताइए किससे रिलेट करता है। 30th पे आते हैं, सिक्वेंसली अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस एज दे अपीयर इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया करता है। टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस किस सेक्शन में है, 306 से शुरू होता है, 306 से शुरू होता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किस सेक्शन में है, 320 हो गया, ये 320 हो गया। और कोर्ट टू बी ओपन ये किस सेक्शन में है, कोर्ट टू बी ओपन 327 में है। लीगल एड किस में है, लीगल एड ये जो है 304 में कवर होता है, किस में होता है, 304 में कवर होता है। और विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन सभी को पता है किधर है, 321 में है, किस में है, 321 में। तो अब आप सजा सकते हैं इसको, सारे सेक्शन मैंने लिख दिया, आप अरेंज कर सकते हैं। 306, 320, 327, 304, 321। आगे बढ़ते हैं, 31st पे आते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि रिवर्स ओनस क्लॉज लाइक शैल presume have been criticized as violative of the presumption of innocence। हाँ क्रिटिसाइज हुआ है, क्योंकि भाई कोर्ट जब शैल प्रिज्यूम कर ले रहा है तो पहले से यहाँ प्रिज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो क्रिमिनल लॉ की प्रिंसिपल है उस पर कुछ लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं उसके बेसिस पे। फिर कह रहा है कि ऑफेंसेस कंटेनिंग रिवर्स ओनस क्लॉज डू नॉट रिक्वायर द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये बात जो है सही नहीं है, आप इतना मुक्त नहीं हो जाएंगे अपनी जिम्मेवारी से भाई साहब। तो 1 ट्रू हो गया और 2 फॉल्स हो गया, कहाँ दिया भाई, 1 2 2 फॉल्स थर्ड में दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं। विच लॉ प्रोवाइड फॉर विक्टिम कंपनसेशन इन इंडिया। CRPC में विक्टिम कंपनसेशन के बारे में दिया हुआ है, सभी को पता होगा। बताइए सेक्शन कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, और विक्टिम को कंपनसेशन मिलने की बात। तब तक आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज डिवाइडेड फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। फॉर्मल और मटेरियल सोर्स को कौन डिवाइड किया, आसान सा क्वेश्चन है, सालमंड किधर है यहाँ पे।
34th, हु इज़ नोन एज डार्विनियन बिफोर डार्विन। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर है, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया होगा। सेवेनी कौन है? डार्विनियन बिफोर डार्विन, सेवेनी। फिर आ गया स्टेटमेंट आ गया, कह रहा है कि ड्यूटीज में बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी, सही बात है। ड्यूटीज आर सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन है, ये भी सही बात है, लेकिन कुछ नेक्सस खास लग नहीं रहा है दोनों में, तो हो जाएगा बोथ आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन है। करेक्ट दोनों है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, रीजन। आगे कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि ए पर्सन इन पोजिशन ऑफ ए थिंग इज डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द थिंग, सही बात है, माना जाएगा भाई। पोजिशन इज अ गुड एज ऑनरशिप, ये भी सही बात है, और ये कनेक्टेड भी है। देखिए ये दोनों ही कनेक्टेड है, क्योंकि पोजीशन का इंपॉर्टेंस ये बता दिया, और ऊपर में भी बता रहा है कि पोजीशन अगर किसी के पास है तो उसको डीम्ड टू बी ऑनर माना जाता है, तो दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये हो गया करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है और सही भी है। 37th पे आते हैं, कह रहा है फिर से स्टेटमेंट आ गया। देखिए कितना असर्शन रीजन दिया है इस साल, कितना दिया है इस 2023 में, किसमें 23 में। स्टेटमेंट नीचे ही दिया है, नीचे आ जाते हैं। कह रहा है कि अ प्रेसिडेंट इज लाइक गोल्ड इन ए माइन, सही बात है भाई। इट हैज़ टू बी सर्च्ड इन लॉ रिपोर्ट, लॉ रिपोर्ट में ढूंढना है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सही भी है और रिलेट भी कर रहा है, तो एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है। अब आते हैं 38 पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। ड्यूटी ऑफ एडवोकेट नहीं है, ठीक है। टू रिस्पेक्ट द कोर्ट है ड्यूटी, टू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स यूजिंग अनफेयर मीन्स, ये भी है। टू कम्युनिकेट प्राइवेटली विथ अ जज, ये तो कहाँ से ड्यूटी आ गया भाई, आप प्राइवेटली जज से क्यों कम्युनिकेट करेंगे। नॉट टू इंस्टिगेट लिटिगेशन, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में था नॉट अ ड्यूटी, तो हो जाएगा ये, ओके। द थियरी दैट ओनली इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज प्रोपाउंडेड बाई केल्सन साहब, कहाँ यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट आ गया, हुगो ग्रॉसियस इज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सही बात। हुगो ग्रॉसियस डिस्कस द लॉ ऑफ वार एंड पीस इन हिज बुक डी जुड़े बेलियस, ये भी सही बात। तो कहाँ गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट मतलब सही है, ठीक है। 41 पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया, चलिए मैच किया जाए इसी बात पर। फिर केस लॉ है, ये इंटरनेशनल लॉ का केस लॉ है। प्राइज कोर्ट्स जमोरा केस दिया है, यहाँ पे आ गया प्राइज कोर्ट्स जमोरा केस हो गया। और एजाइलम कॉर्फू चैनल के सभी जानते हैं, वेरी वेरी पॉपुलर कॉर्फू चैनल केस यहाँ पे है एजाइलम का। और एक्स्ट्राडिशन का कौन सा केस है भाई, ये कैस्टियोनी जो केस है ना, इसी का है कैस्टियोनी केस। और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही पॉपुलर केस है, बहुत ही, ये पैकेट हवाना जो केस है, ये भाई साहब इसी के केस है। तो प्राइस कोर्ट का क्या हो गया, जमोरा केस हो गया, एजाइलम का कोर्फू चैनल हो गया, एक्स्ट्राडिशन का कैस्टियोनी हो गया, और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पैकेट हवाना केस हो गया। अब आप इसको मैच कर सकते हैं। आइए एक और मैच द फॉलोइंग। राइट ऑफ द चाइल्ड कहाँ दिया हुआ है भाई, तो आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ किया 26 का ये आर्टिकल, कहाँ गया 26, यहाँ पे 26। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 22 में ICCPR के है, 22 में, और माइनॉरिटीज़ का राइट 27 में है। मैच हो गया, आप मैच कर लीजिएगा। 43 में आते हैं, कह रहा है कि इन विच ईयर यूएन जनरल असेंबली क्रिएट द पोजीशन ऑफ यूएन हाई कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट, किस साल में, तो 1993 दिया है इसमें, थर्ड, आसान सा सवाल था। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 31 आर्टिकल है, 5 पार्ट है, 31 आर्टिकल 5 पार्ट। आगे बढ़ते हैं, 44 का 3 हो गया। 45 आते हैं, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट स्टेट्स कैनॉट वर्ड पे ध्यान दीजिए, बी डायरेक्टेड टू अपलोड चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट ऑन वेबसाइट्स फॉर पब्लिक एक्सेस। बताइए सौरव दास का केस किधर गया, 3rd नंबर पे है, ओके। थोड़ा सा निशाना गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं, हो गया। 46 पे आते हैं,
विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट डिफाइंस द टर्म इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन 2F किधर है? 2F में डिफाइंड है। कितना आसान सवाल है सब। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन? देखिए इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, 34 में दिया हुआ है, 34 में दिया हुआ है। फटाफट हम लोग करते हैं सब। आइए मैच द फॉलोइंग को मैच किया जाए, मिला दिया जाए जिसको जिससे मिलना है, गठबंधन गठजोड़ सब कर दिया जाए इसको। क्या है? ए में है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोजेक्ट, ये भी इंडेक्स बेस्ड हो गया, सेक्शन मिला देना है। तो कमेंसमेंट 21 में है, 21 कहाँ गया? यहाँ पे हो गया, 21 यहाँ पे हो गया। फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड 35 से मिल जाएगा, 35 से मिल गया। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन 20 से इसका विवाह करा दिया जाए। और टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है 29A में, 29A में मिल गया। मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं, 49 पे आते हैं। कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ADR टू रिजॉल्व मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट? देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सुलझाने के लिए कौन सा बेहतर मोड है? ये सब मैं लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा जो है ADR का मेथड किस तरह के डिस्प्यूट को सुलझाने में अप्रोप्रिएट होता है। तो आर्बिट्रेशन नो, नेगोशिएशन नो, मीडिएशन मोस्ट डेफिनेटली मीडिएशन इज द करेक्ट आंसर। कंसिलिएशन नो, मीडिएशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, ठीक है। ADR का मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सुलझाने के लिए, इसलिए मीडिएशन इज द करेक्ट आंसर। 50 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ लिमिटेशन? लिमिटेशन करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट। तो इट बार्स एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, गलत। इट इज सब्सटेंटिव लॉ, गलत। इट एक्सटिंग्विशेस द राइट, गलत। इट बार्स द रिमेडी, देखिए ये सही बात है, रिमेडी को बार करता है। तो 50 का 4 हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। डिले इन फाइलिंग अ सूट कैन बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। करेक्ट चूज करना है, क्या चूज करें? करेक्ट। तो ये तो गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। डिले इन फाइलिंग सूट कैन बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, गलत हो गया ये भी। डिले इन फाइलिंग सूट कैन बी कंडोन्ड, गलत हो गया। डिले इन फाइलिंग सूट कैन नॉट बी कंडोन्ड, ठीक है, डी। तो यहाँ भी 4th हो जाएगा, डी ओनली, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर सुनना। टर्म ऑफ पैटेंट इज डिफाइंड इन, पैटेंट का टर्म कहाँ है? तो 53 ऑफ पैटेंट एक्ट में डिफाइन है, ओके। द टर्म क्रिमिनोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, कितनी बार मैं बताया हूँ आप लोगों को क्लास में, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी टर्म कौन क्वाइंड किया हुआ था? तो राफेल गैरोफेलो ने क्वाइंड किया था, ओके। 54 पे आते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पेरोल? पेरोल का फादर किसको कहा जाता है? यही मैकोनोची साहब हैं, ठीक है। आप इसको जो भी पढ़ लीजिए, अलेक्जेंडर मैकोनोची साहब ही फादर ऑफ पेरोल कहे जाते हैं। द टर्म वाइट कॉलर क्राइम वाज क्वाइंड बाई, अगर आपने क्लास लिया होगा वाइट कॉलर क्राइम का, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो बताइए कौन महानुभाव क्वाइंड किए हैं और कब किए हैं? कौन तो हो गया, अब बताइए वेन, क्लास में मैंने बताया हुआ है, कब क्वाइंड किए हैं आप बताइए। और जिस सभा में उन्होंने चर्चा किया था वो सभा का नाम क्या था और किस हैसियत से उन्होंने क्वाइन किया था, उस सभा के वो क्या था, सब मैंने बताया हुआ है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ, भाई वाइट कॉलर क्राइम है, ये भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ आप लोग को। इससे करता हूँ ऑफेंस ऑफ, मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी, लिस्ट लिखवाया हुआ है कि कौन कौन से जो लॉज हैं वो वाइट कॉलर क्राइम से डील करते हैं, ठीक है। सभी लिस्ट को रट लेंगे। उस लिस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का भी नाम था ना, बताइए। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वाइट कॉलर क्राइम, बताइए स्टेटमेंट देखिए वाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड। कह रहा है कि वाइट कॉलर क्राइम इज कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ हाई सोशल स्टेटस, अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको याद होगा कि ये सही स्टेटमेंट है। इमोशनल एलिमेंट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन वाइट कॉलर क्राइम, अगर आपने क्लास किया होगा तो पता होगा ये गलत स्टेटमेंट है। मोटिव इज टू टेक रिवेंज, क्या रिवेंज लेना मोटिव है? नो, गलत स्टेटमेंट है।
क्राइम आर कमिटेड ड्यूरिंग बिजनेस और प्रोफेशन, सही स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्ट इज टू फुल बेसिक नीड्स के लिए करता है कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए करेगा क्या वाइट कलर क्राइम? 10,000 करोड़ का घोटाला जो है 10,000 करोड़ का घोटाला या 50,000 करोड़ का घोटाला, जाहिर सी बात है अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं करेगा। वो जो है पता नहीं क्या करने के लिए करेगा, इतने पैसे का वो लोग क्या करते हैं, जो भी करते होंगे, लेकिन वो बेसिक नीड तो नहीं होता है। तो कौन कौन सा सही हो गया देखिए, ए सही हो गया था और क्या था, डी सही हो गया था, बाकी तो गलत हो गया। तो ए एंड डी ओनली किस में दिया है, फोर्थ में, ठीक है, ए एंड डी ओनली फोर्थ में हो गया। अब आते हैं 58th में, विच प्रोविजंस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगर आप लोग नोट्स पढ़ ले रहे हैं ना, जो भी नोट्स हम लोग दे रहे हैं, भले ही उसके लिए चार्ज रखा गया है क्योंकि इतनी मेहनत लगती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स लेने में, पढ़ाने में और नोट्स बनाने में, एमसीक्यूज बनाने में, लेकिन अगर आप वो नोट्स पढ़ ले रहे हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीयूईटी में आप टॉप करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर्स देखिए और नोट्स पढ़ लीजिए और सब हो जाए तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो बस लेक्चर और नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जो लोग भी पेड कोर्सेज परचेज किए हुए हैं, अगर आपके दोस्त जानने पहचाने में या जो पिछले साल किए हुए थे, पिछले साल हमने फ्री में ही दे दिया हुआ था नोट्स भी, तो उन बच्चों से आप पूछिएगा जो बच्चे डीयू में पढ़ रहे हैं, बीएचयू में पढ़ रहे हैं अभी, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रहे हैं, कि कितना इफेक्टिव वो नोट्स है या लेक्चर्स हैं। और 1699 रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। दूसरे कोचिंग जो है 4,000 5,000 10,000 ले रहे हैं बस CVT LLM के, यहाँ पे 1699 में आपको लेक्चर्स भी पूरा मिल रहा है और नोट्स भी मिल रहा है और MCQs भी मिल रहा है, वो भी स्पेशली मेड फॉर CVT LLM। चलिए आते हैं 58 में, क्या लिखा हुआ है, विच प्रोविजन ऑफ द JJ एक्ट 2015 स्टेट दैट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल। कौन सा सेक्शन भाई, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 86 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसी बात पे हम लोग 59th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजेंटल एग्रीमेंट अंडर द कंपटीशन। देखिए हॉरिजेंटल एग्रीमेंट क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आपको जब से क्लासेस चलेंगे। तो वर्टिकल एग्रीमेंट क्या है, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट क्या है, कौन कौन सा परमिटेड है नहीं परमिटेड है, सब मैं डिस्कस करूंगा और उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। आधे एक घंटे का जो लेक्चर होगा कंपटीशन एक्ट पे, उससे सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे कंपटीशन एक्ट पे, जितने पूछे, एक पूछे, दो पूछे, चार पूछे, सब बन जाएगा। क्या है इसमें से, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, नो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, नहीं है ये नहीं है। टाइन एग्रीमेंट नहीं है। कार्टेल है, परचेज प्राइस मेंटेनेंस नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा कार्टेल। आइए 60th पे, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 60th पे कह रहा है कि रूल ऑफ इजस्डम जनरलिस, पढ़ाया हुआ हूँ मैं, बताइए रूल ऑफ इजस्डम जनरलिस का क्या मतलब होता है। बहुत ही आसान है, वर्ड्स शुड बी इंटरप्रेटेड इन देयर कंटेक्स्ट, उसको उसके पूरे कंटेक्स्ट में देखना है। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो जो सब्जेक्ट्स में पढ़ा दिया हुआ हूँ उससे एक क्वेश्चन भी नहीं बच सकता है, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। और जो जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ाया हुआ हूँ अभी तक, वो तो मैं पढ़ाने वाला हूँ ही आने वाले कुछ दिनों में। पेड बैचेस में सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑलरेडी भेज दिए जा चुके हैं इन एडवांस में, और लेक्चर्स जैसे जैसे होते जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता गया। आते हैं 61st पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, नहीं है कह रहा है, ठीक है, नहीं पे फोकस कीजिए। कह रहा है कि कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ये तो सही बात है। ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट्स बाय ए पर्सन हु हैज सीन इट, ये भी सही है। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी सही है। ओरल अकाउंट बाय ए पर्सन हु हैज नॉट, देखिए नॉट लगा दिया यहाँ पे, यही हो गया। यही नॉट वर्ड से तो खेलना है इसको, यहाँ पे भी नॉट है, यहाँ पे भी नॉट है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये नॉट मैच करा के करेक्ट नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे पढ़ेगा ओरल अकाउंट बाय ए पर्सन हु हैज़ नॉट सीन, जो कि देखा ही नहीं है। तो जब देखा ही नहीं है तो उसका ओरल अकाउंट कहाँ से आ गया, उसको सेकेंडरी एविडेंस जो है हम नहीं मानेंगे, ठीक है।
in which provision of the Indian Evidence Act 1872 is the term conclusive proof not used. not used conclusive proof जो है वो यूज नहीं हुआ है। तो 12 में हुआ है भाई, 13 में भी हुआ है, 41 में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। ये हो गया फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया। लीडिंग क्वेश्चन का 141 में है, सभी को याद है, रटा हुआ है 141 लीडिंग क्वेश्चन का। एग्जामिनेशन इज चीफ 137 होता है, ये भी सभी रटे होंगे। कहाँ 137? यहाँ पे। विटनेस टू करेक्शन 138 होता है, करेक्टर 138 होता है। देखिए कितना आसान आसान सा सेक्शन पूछा हुआ है। फिर ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन 140 हो गया। हो गया मैच, मैच कर लिए, देख लीजिए और देखना है तो 64 पे आते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। देखिए कितना आसान है, टू इजीएस्ट क्वेश्चन में से ये सब आ जाता है। फिर क्या है, मैच द फॉलोइंग है क्या, ये मैच कराते हैं इसको भी। बहुत सारे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट्स बेस्ड दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट देकर एसर्शन रीजन दिया हुआ है, भड़मार लगा हुआ है इसका, ठीक है। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, भाई साहब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं। बताइए किस केस में 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, किस केस में 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। वेरी लैंडमार्क केस, सबको पता होगा, बता दीजिए। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी किस केस में, इसका सेक्शन क्या होगा, ई कहाँ है, ई कहाँ यहाँ पे। फिर कह रहा है चीटिंग बाई पर्सोनेशन, तो डी हो गया। और आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, सी हो गया। मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, कह रहा है कि रजिस्टर्ड डिज़ाइन इज डीम्ड रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। सही बात है। कॉपीराइट इज अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन सबसिस्ट फॉर 20 ईयर। गलत बात है, कहीं से कोई इसमें सही है ही नहीं, इसमें कुछ भी। ये तो 1 सही और 2 गलत कहाँ दिया, यहाँ दिया है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। फिर असर्शन रीजन आ गया, कह रहा है सॉरी असर्शन रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट 1 और 2 है, बट यहाँ पे असर्शन रीजन लिखे हैं, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट देखिए, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज ऑफ 2 काइंड्स। बिल्कुल सही बात है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स ऑल शेयर कैपिटल अदर देन इक्विटी, ये भी सही है, यानी कि बोथ ट्रू, दोनों सही है। कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा तो इसमें सब बता दूंगा। 68 कह रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। कैसा करेक्ट? थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378। क्या 378 में थेफ्ट है डिफाइंड? जी हाँ। फिर कह रहा है कि एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन अंडर 381। जी नहीं भैया, एक्सटॉर्शन कहाँ डिफाइंड है, 383 में है, 381 में नहीं है। रॉबरी इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अंडर 390। जी हाँ। डकैती इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 391। 391 में डकैती है, जी हाँ। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज डिफाइंड इज पनिशेबल अंडर 399। बिल्कुल, यानी कि ए सी डी सब सही हो गया। ए सी डी कहाँ दिया है, फोर्थ करेक्ट हो गया। ए सी डी सब, बस बी गलत था क्योंकि 383 में डिफाइंड एक्सटॉर्शन। अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल एक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनैक्टमेंट। ठीक है, इनैक्टमेंट के ऑर्डर में सजाना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का हो गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब का है, बताइए जल्दी से, ये 2002 का है। एनजीटी एक्ट तो सबको पता है, 2010 का है, रिसेंट का है। और ये जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, ये कब का है? 1991 का है। और बचा वाटर एक्ट, वाटर एक्ट भी सबको पता है कब का है, 1974 का है। तो बाकी आप ऑर्डर में सजा लेंगे। ये सारा ईयर लिख दिया, बाकी आप सजा सकते हैं बढ़ते क्रम में। अब है मैच करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ डिफाइंड है, तो बी में डिफाइंड है, बी में डिफाइंड है। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कहाँ डिफाइंड है, सी में है, यहाँ सी हो गया। बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन कहाँ डिफाइंड है, तो ये डी में डिफाइंड है, डी कहाँ है, यहाँ है। और बेनिफिट क्लेमर्स ये कहाँ डिफाइंड है, ये
ए में है, ये ए में एक्चुअली नहीं, ए में डिफाइंड है। किस में है? ए में डिफाइंड है। गलत क्वेश्चन लिख दिया होगा, टू ए में डिफाइंड है बेनिफिट क्लेमर्स। ओके, मैच करा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होता है? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है? यस, होता है। क्या मूवेबल पे अप्लाई होता है? होता है। क्या नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है? होता है। क्या टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है? नहीं होता है। क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी पे? नहीं होता है। तो हो गया ए बी सी। ए बी सी किस में है? 3 में। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, ये मैच करवा दिया जाए इसको भी। अपील, ये सीपीसी का सेक्शन है, इसको मैच कराना है। तो अपील हो गया, 96 हो गया। 96 जो है फर्स्ट अपील हो गया, होता है। और रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तो लाइंस लगाए हुए हैं। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन आपको पता होगा, रेफरेंस से स्टार्ट होता है 113 से, और रिव्यू हो गया 114 हो गया, और रिवीजन हो गया 115। तो ये मैच हो गया। 73 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ प्लेस। ये भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो बताइए, पावर टू इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट, ये किस आर्टिकल में है? ये जो है 247 हो गया, 247 में है। फिर स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, आसान, 87 हो गया। 87 हो गया। एक्सटेंशन ऑफ हाई कोर्ट जुरिडिक्शन टू यूनियन टेरिटरी, ये किस में है? 230 में है। 230 में। फिर है कि लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, 120 हो गया ये। और पावर टू कैरी ट्रेड्स हो गया 298। अब जब मैंने सारा बता ही दिया, तो आप जो है ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉर फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सीक्वेंस। अब इसको भी भाई सीक्वेंस में चाहिए सबको, इसको सीक्वेंस में ही चाहिए सीवीटी वाले को। स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में है? ये तो 19 1A में ही है, 1A में ही है। रेजिडेंस किस में है? ये 1E में है। और मूवमेंट किस में है? 1D में है। और एसोसिएशन किस में है? C में है। और असेंबली किस में है? B में है। कर दिया मैंने, सजा दिया इसको। देखिए ये A है, इसको हटा देता हूँ, गड़बड़ दिख रहा है। देखिए ये गड़बड़ हो गया, ये ठीक है। तो सबसे पहले था ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया। आप सब समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया 74 क्वेश्चन। अब ये मत पूछिएगा कि 75 क्वेश्चन क्या हो गया, उसको मैं क्या कर गया, खा गया। ठीक है, 75 क्वेश्चन को मैं खा गया। आप 74 क्वेश्चन से ही काम चलाइए। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और लीगल नैरेटिव से अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ये रहा, या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको फ्री क्रैश कोर्स के बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अब आप आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय। ओके, थैंक यू।